ब्लैक डेथ। एक समय जब औरतों की आवाजें दर्ज ही नहीं होती थी, जब युद्ध पुरुषों के थे, वो जंजीरों में थी। रात को भी उसके पैरों में बेड़ियां थीं। कभी कभी उसे लकड़ी के बीम से बांधा जाता था। उसे बार बार धमकाया गया कि तुम्हें जला दिया जाएगा। उसने कहा उसे एक क्रूस दिया जाए। वह अंग्रेज सैनिक ने 2 लकड़ियां जोड़कर छोटा क्रूस बनाया। वो उसे अपने छाती से लगाकर खड़ी रही। यह दृश्य युद्ध से बड़ा था। आग जलाई गई, धुआं उठने लगा और उसने पुकारा, यीशु यीशु। कहा जाता है वो जीसस क्राइस्ट का बार बार नाम दोहराती रही, जैसे कोई बच्चा अपने अंतिम क्षण में अपने माँ को पुकारता है। और धीरे धीरे उसकी आवाज धुएं में खो गई। उसके राख को 2 बार फिर जलाया गया ताकि कोई अवशेष बचा न रहे। उस दौर में जब मुल्क की आवाज थम गई, जॉन ऑफ आर्क लिख चली, तकदीर थी नई। गांव की छोटी सी बेटी और बेशक गौर कर, सर्दियों की गर्दिश में थी आवाज वो नई। तलवार ढाल होते हैं साजो सामान जंग के, पर हौसलों से ही बढ़ चली तासीर एक नई। रोशनी ना बंद सकी थी वक्त की जंजीर से, वो रूह की पुकार में चलती थी लौ नई। शोला में जल राख पर बेशक बदन मिटा नहीं, खाक से भी उठ खड़ी हुई तामीर एक नई। चिंगारी ऐसी आज भी रुकने का कोई नाम ना, सदियों पुरानी आग थी, लगती थी पर वो नहीं, लगती थी पर वो नहीं। यह कहानी शुरू होती है एक लंबे थकाऊ पीढ़ियों तक खिंचे युद्ध से, जिसे इतिहास ने नाम दिया 100 Years वॉर। यह युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था 1337 में और खत्म हुआ 1453 में। लेकिन 100 Years वॉर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह लगभग 116 साल तक चलने वाला संघर्ष था। सोचिए, अगर आपके दादा 30-40 के दशक में युद्धों में जन्म लें, आपके पिता 1370 to 1380 के बीच उसी संघर्ष में बड़े हों, और आप 1410 to 1420 के दशक में जवान हों, तो युद्ध खबर नहीं रहता, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। लोगों को शांति याद ही नहीं रहती, और जब दर्द नॉर्मल हो जाए तो उम्मीद असामान्य लगने लगती है। अब सवाल यह है कि यह युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III ने दावा किया कि उसे फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार है। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों शक्तिशाली राज्य। इंग्लिश राजा कहते थे, हमारा खून भी फ्रेंच शाही परिवार से जुड़ा है। मतलब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह लेजिटिमेसी की लड़ाई थी। असली राजा कौन है? और जब कौन सही है तलवार से तय हो, तो सच्चाई नहीं ताकत जीतती है। 1346 वॉर ऑफ क्रीसी, फ्रांस की पहली सबसे बड़ी हार। 1356 वॉर ऑफ पोइटिers, यहाँ फ्रांस का राजा जॉन II को कैद कर लिया गया। इन लड़ाइयों में फ्रांस को गहरी चोट लगी। फ्रेंच नाइट्स भारी कवच पहनकर गौरव और परंपरा के साथ लड़ते थे। वे मानते थे कि वीरता ही जीत दिलाती है। लेकिन इंग्लिश सेना ने नई रणनीति अपनाई, लॉन्ग बोज, दूर से तीरों की बारिश। भारी कवच बेकार हो गया, घोड़े गिर गए, सैनिक मैदान में ढेर हो गए। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह मानसिक हार थी। 1346 और 1356 के बाद फ्रांस को पहली बार लगा हम अजेय नहीं हैं। और जब एक राष्ट्र अपने बारे में यह मानने लगे तो उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। फिर आया एक और बड़ा प्रहार 1347 to 1351 के बीच, ब्लैक डेथ। अब दुश्मन कोई सेना नहीं थी, दुश्मन हवा थी, बीमारी थी, अदृश्य मृत्यु थी। कई जगहों पर आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। एक एक करके गांव खाली होते गए, परिवार खत्म होते गए। लोग सुबह तक स्वस्थ दिखते थे और शाम तक मर जाते थे। मंदिरों में भीड़ थी लेकिन दिलों में डर था। लोग पूछने लगे, अगर भगवान हमारे साथ है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं?
जब फेथ हिलता है तो समाज की नींव हिलती है। और फिर 1392 सिंहासन पर बैठा था चार्ल्स सिक्स ऑफ फ्रांस। उसे पहला मानसिक दौरा पड़ा। धीरे धीरे वो अस्थिर होते गया। उसे हेलुसिनेशंस होते थे। वो कभी अपने सैनिकों पर हमला कर देता, कभी भूल जाता कि वह राजा है, कभी सोचता उसका शरीर कांच का बना है। फ्रांस का राजा पूरी तरह स्थिर नहीं रहा। अब सोचिए, देश पहले ही 1337 से युद्ध में था, 1348 में प्लेग झेल चुका था और अब 1392 के बाद उसका राजा भी अस्थिर था। तो जनता किस पर भरोसा करे? राज्य सिर्फ कानून से नहीं चलता, वो विश्वास से चलता है। और 1400 के दशक के शुरुआत तक फ्रांस का विश्वास टूट रहा था। 1407 दरबार दो गुटों में बंट गया, आर्मेनियंस और बर्गेंडियंस। 1407 में ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स की हत्या हो गई। इसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ। यह सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं था, यह 1407 से 1415 तक चलता आंतरिक संघर्ष था। मतलब फ्रांस के लोग फ्रांस के लोगों से लड़ रहे थे, और जब घर के अंदर आग लगे तो बाहर का दुश्मन आसानी से जीतता है। और यही हुआ। 25 अक्टूबर 1415 बैटल ऑफ अगिनकोट। हेनरी V ऑफ इंग्लैंड ने इसी कमजोरी को देखा। भारी बारिश, कीचड़, फ्रेंच सेना अव्यवस्थित। इंग्लिश सेना छोटी थी लेकिन अनुशासित थी। तीरों की बारिश हुई और कुछ ही घंटों में फ्रांस की इलीट सेना गिर गई। 1415 की यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, यह प्रतीक था। फ्रांस को लगा हमारी शक्ति शायद एक भ्रम थी, और ह्यूमिलिएशन कभी शरीर पर नहीं लगता, वो आत्मा पर लगता है। और फिर आया 1420 ट्रीटी ऑफ ट्रोयस। इस संधि में तय हुआ कि इंग्लिश राजा फ्रांस का आधिकारिक वारिस होगा। मतलब फ्रांस ने कागज पर अपना भविष्य सौंप दिया, अपने ही राजकुमार को अवैध घोषित कर दिया। वो राजकुमार था चार्ल्स 7 ऑफ फ्रांस। लेकिन 1422 तक आते आते उसके पास न पेरिस था, न शक्तिशाली सेना और न ही पूरा देश। लोग उसे मजाक में कहते थे किंग ऑफ बर्गीज। सोचिए, 1422 में एक राजा जिसे उसका अपना देश ही गंभीरता से नहीं लेता। और फिर आया 1428 सीज ऑफ ऑर्लिन्स। ये सिर्फ एक शहर की घेराबंदी नहीं थी, यह फ्रांस की अंतिम परीक्षा थी। ऑर्लिन्स लोएरे नदी के किनारे बसा था, और लोएरे उस समय फ्रांस की जीवन रेखा थी। अगर इंग्लिश सेना ऑर्लिन्स पर कब्जा कर लेती तो वो दक्षिण की ओर आसानी से बढ़ सकते थे, और दक्षिण में था डॉफिन। मतलब साफ था, अगर ऑर्लिन्स गिर जाता तो चार्ल्स 7 का सपना खत्म। इंग्लिश सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया। अक्टूबर 1428 से वे लगातार बेस्टाइल्स बनाते रहे। उन्होंने रास्ते काट दिए, खाना कम होने लगा, सामान रुक गया, मदद नहीं पहुंच पा रही थी, और धीरे धीरे 1428 की सर्दियों में ऑर्लिन्स घुट रहा था। शहर के अंदर भूख थी, डर था, अनिश्चितता थी। लोग दीवारों से बाहर देखते थे और इंग्लिश झंडे हवा में लहराते देखते थे। हर दिन एक सवाल गूंजता था, हम 1429 तक टिक पाएंगे? फ्रेंच सेना मौजूद थी लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। इतने हारों ने उनके मन में डाउट भर दिया था। कमांडर्स कॉशियस थे, राजनीति उलझी हुई थी, क्योंकि सच यह था, अगर 1429 में ऑर्लिन्स गिरता तो शायद पूरा फ्रांस पूरी तरीके से नष्ट हो जाता। यह सिर्फ सैन्य महत्व का शहर नहीं था, यह प्रतीक था। अगर 1429 में ऑर्लिन्स बचता तो लोग कह सकते थे हम अब भी लड़ सकते हैं। अगर ऑर्लिन्स गिरता तो लोग कहते 1337 से चल रही कहानी अब यहीं पर पूरी तरीके से खत्म। सीज महीनों तक चला। सर्दियां आई,
ठंड, भूख, बीमारी, शहर के अंदर लोग बस सर्वाइवल कर रहे थे। लेकिन युद्ध सिर्फ शरीर से नहीं लड़ा जाता, वो मन से भी लड़ा जाता है। और अप्रैल 1429 तक ओरलीन्स के अंदर मन टूटने के करीब था। और ठीक उसी समय एक खबर फैलने लगी। डोमरेमी से एक लड़की आई है। वो कहती है भगवान ने मुझे भेजा है। अब सोचिए, 92 साल के युद्ध के बाद, जब एक शहर भूख से जूझ रहा हो, जब सैनिक मन से हार चुके हों, जब राजा छिपा हुआ हो, और तभी कोई आकर कहे हम जीतेंगे, तो लोग हंसते हैं या रोते हैं या आखिरी बार विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। ओरलीन्स उसी मोड़ पे था। 1429 सिर्फ एक साल नहीं था, यह निर्णय था। क्या फ्रांस अपनी कहानी 1337 से 1429 तक की हार पर खत्म करेगा, या एक नई कहानी शुरू करेगा? और उसी दरवाजे पर एक किसान लड़की दस्तक देने वाली थी। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम शायद आप जानते हैं, लेकिन उसकी ताकत को शायद अभी पूरी तरह समझते नहीं। कल्पना कीजिए, एक समय जब औरतों की आवाजें दर्ज ही नहीं होती थीं, जब युद्ध पुरुषों के थे, जब ताज पुरुषों के थे, जब निर्णय पुरुषों के थे, और उसी समय एक 17 साल की किसान की बेटी खड़ी होती है और कहती है मैं चुप नहीं रहूंगी। न उसके पास सेना थी, न उसके पास पद था, न कोई शक्ति थी, लेकिन उसके पास कुछ और था, एक ऐसा विश्वास जो साम्राज्यों से टकरा सके। लोगों ने उसे रोका, उस पे हंसे, उसे डराया और कहा तुम कौन हो? और उसने साबित किया कि कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि तुम कौन हो, सवाल ये होता है कि तुम खड़ी होने की हिम्मत रखती हो या नहीं। वो आगे बढ़ी, वो राजाओं के दरवाजे तक पहुंची, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी है फीमेल पावर की, उस पावर की जो तब भी मौजूद थी जब दुनिया उसे देखने के लिए तैयार नहीं थी। तो आज हम सिर्फ उसकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम देखेंगे कि जब एक लड़की तय करती है कि उसकी आवाज मायने रखती है, तो दुनिया को बदलने में कितना समय लगता है। और ये कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि आप यकीन मानिए, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं जॉन ऑफ आर्क की कहानी में। डोमरेमी, एक छोटा सा गांव, खेत, मिट्टी, साधारण लोग, और उसी मिट्टी में जन्मी जॉन ऑफ आर्क। जब वो पैदा हुई तब तक 1337 से चल रहा युद्ध फ्रांस को थका चुका था। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास में जन्म लेते हैं। जॉन ने शांति को कभी देखा ही नहीं, उसके लिए असुरक्षा नॉर्मल थी, और जब असुरक्षा सामान्य हो जाए तो आत्मा जल्दी जाग जाती है। कभी कभी महानता आराम से नहीं, अराजकता से जन्म लेती है। 1407 के बाद से आर्मैग्नैक्स और बर्गेंडियंस आपस में लड़ रहे थे। मतलब फ्रांस सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी टूट चुका था। डोमरेमी सीमा पर था, यहाँ लॉयल्टी खतरनाक थी। कभी सैनिक गुजरते, कभी लूट होती, कभी अफवाहें फैलती। जॉन ने बचपन में देखा कैसे राजनीति आम लोगों को कुचल देती है। एक बच्ची जब डर के बीच बड़ी होती है तो वो दो चीजें सीखती है, या तो चुप रहना या सच देखना। जॉन ने डर नहीं चुना, उसने मीनिंग खोजा, क्योंकि जब दुनिया टूट रही हो तो कुछ आत्माएं पूछती है क्या इसका कोई उद्देश्य है। मध्यकालीन फ्रांस में फेथ सिर्फ धर्म नहीं था, वो रियलिटी की व्याख्या था। बीमारी भगवान की इच्छा, हार भगवान की परीक्षा, जीत भगवान का आशीर्वाद। जॉन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा गहरा था। वह नियमित कन्फेशन करती थी, वह मास में जाती थी। उसकी दुनिया में स्वर्ग और धरती अलग नहीं थे। आज हम फेथ को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उस समय फेथ ही सर्टेनिटी था। और जब समाज
अनसर्टेनिटी में डूब जाए तो कुछ लोग फेथ को और मजबूती से पकड़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी विश्वास ही एकमात्र स्थिर चीज होता है। 1425 वो लगभग 13 साल की थी। बाद में 1431 के ट्रायल में उसने कहा उसे वॉइसेस सुनाई देती थी। सेंट माइकल, सेंट कैथरीन, सेंट मार्गरेट। पहले उसने कहा पवित्र रहो। युद्ध का जिक्र बाद में आया। यह महत्वपूर्ण है। उसकी कॉलिंग एम्बिशन से नहीं शुरू हुई, वह प्योरिटी से शुरू हुई। अब यह एक साइकोलॉजिकल प्रश्न उठता है। जब एक किशोरी कहे कि उसने डिवाइन वॉइसेस सुनी, तो क्या हम उसे पागल कह दें, या यह माने कि मानव मन अत्यधिक तनाव में अर्थ खोजता है? कभी कभी आवाजें बाहर से नहीं आती, वो भीतर की क्लैरिटी होती हैं। जॉन के लिए वो आवाजें वास्तविक थी, और साइकोलॉजी हमें बताता है जो हम गहराई से मानते हैं वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। 1420 में ट्रीटी ऑफ ट्रोयस ने चार्ल्स VII ऑफ फ्रांस को अवैध घोषित कर दिया। 1428 में ओरलीन्स घिर चुका था, फ्रांस टूट रहा था, और उसी समय जॉन को लगा उसे जाना है। ध्यान दीजिए, उसने कभी पावर नहीं मांगी, उसने कभी वेल्थ नहीं मांगी, उसने मिशन मांगा। और जब कभी कभी पूरी पीढ़ी हार मान लेती है तो एक आत्मा कहती है नहीं, और यही नहीं इतिहास बदल देता है। अब उसके भीतर का संघर्ष को सोचिए। वो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बेटी थी। मध्यकालीन समाज में ओबीडियंस ही सर्वोच्च गुण माना जाता था, लेकिन जब कॉन्शियंस पुकारे तो क्या करना चाहिए? यह सिर्फ जॉन का प्रश्न नहीं है, यह हर उस युग का प्रश्न है कि क्या हमें सुरक्षित रहना चाहिए या हमें सही रहना चाहिए। जॉन ने रोते हुए घर छोड़ा। यह दर्ज है कि वो इमोशनल थी, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा। रिबिलियन ईगो से आता है, कॉलिंग सैक्रिफाइस से। जॉन विद्रोही नहीं थी, वो समर्पित थी, और कभी कभी समर्पण सबसे खतरनाक शक्ति होता है। 1428 16 साल की लड़की, ना कोई सेना, ना कोई प्रमाण, सिर्फ विश्वास। वो वनकोलर्स जाने का निर्णय लेती है। इतिहास के बड़े मोड़ अक्सर छोटे कदमों से शुरू होते हैं। किसी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, कोई ट्रम्पेट नहीं बजा, बस एक लड़की गांव की सीमा पार कर गई। पीछे उसका बचपन था, आगे उसका भाग्य। और यहाँ एक गहरा सच छुपा है दोस्तों। हर महान कहानी शुरू होती है जब कोई व्यक्ति डर के बावजूद चलने का निर्णय लेता है। जॉन को अंत पता नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि 1431 में उसका क्या होगा, लेकिन 1428 में उसने एक निर्णय लिया कि अगर ईश्वर ने पुकारा है तो उत्तर देना होगा। और शायद यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा निश्चित नहीं होते, वे बस समर्पित होते हैं। जनवरी 1429 16-17 साल की जॉन अपने गांव डोमरेमी से निकलकर वोकुलर्स पहुंचती है। यह एक छोटा किला नगर था। यहाँ का स्थानीय कमांडर था रॉबर्ट दे बॉडीकॉट। जॉन ने उसे कहा उसे डॉफिन से मिलना है, उसे फ्रांस बचाना है, उसे ओरलीन्स का घेरा तोड़ना है। अब सोचिए उस क्षण को, एक किसान लड़की, बिना शिक्षा, बिना पद, और सामने एक सैन्य अधिकारी। इतिहास में कई क्रांतियां इसी दृश्य से शुरू होती हैं, जहां अथॉरिटी और कन्विक्शन आमने सामने खड़े होते हैं। बॉडीकॉट ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्यों लेता? दुनिया एविडेंस से चलती है, फेथ से नहीं। लेकिन कभी कभी इतिहास एविडेंस से नहीं, अडिग विश्वास से मुड़ता है। बॉडीकॉट ने उसे मना कर दिया। कुछ स्रोत बताते हैं कि उसने मजाक भी उड़ाया, उसे घर लौट जाने की सलाह दी। उसके लिए यह एक इरेशनल लड़की थी, उसके लिए यह मिशन असंभव था। और यहाँ पहला साइकोलॉजिकल परीक्षण था कि जब दुनिया आपको नकार दे तो क्या आपका विश्वास टूटता है? अधिकांश लोग पहली अस्वीकृति के बाद लौट जाते हैं, लेकिन जॉन लौटी नहीं। क्यों?
क्योंकि उसके लिए यह एम्बिशन नहीं था, यह ओबीडियंस था उसकी डिवाइन कॉलिंग के प्रति। और जब कॉलिंग अंदर से आती है तो बाहरी रिजेक्शन उसे रोक नहीं पाता। जनवरी की असफलता के बाद जॉन हारकर घर नहीं बैठी, वह फिर लौटी। उसने स्थानीय लोगों से बात की, उसने सपोर्ट जुटाया। कुछ लोगों ने उसमें सिंसियरिटी देखी, कुछ ने उसकी आस्था को गंभीरता से लिया। फरवरी 1429 तक स्थिति बदलने लगी और यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जॉन ने कहा कि ओरलीन्स में फ्रांसीसी सेना को हार मिली है, जिसे बाद में बैटल ऑफ हियरिंग कहा गया। जब यह खबर सही निकली, लोगों ने उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। यह भविष्यवाणी थी या संयोग था, इतिहास इस पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन परसेप्शन बदल गया और परसेप्शन कभी-कभी रियलिटी से अधिक शक्तिशाली होता है। फरवरी 1429 आखिरकार रॉबर्ट दे बॉडीकोट ने उसे एक छोटा एस्कॉर्ट देने का निर्णय लिया। यह छोटा निर्णय था, लेकिन इसका प्रभाव विशाल था। उसे पुरुषों के कपड़े पहनाए गए सुरक्षा कारणों से। यह ऐतिहासिक तथ्य है। यह जेंडर रेबिलियन नहीं था, यह प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी। लेकिन बाद में यही वस्त्र उसके खिलाफ आरोप बनेंगे। कभी कभी जो चीज आपको बचाती है वही भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। जॉन अब एक लड़की नहीं थी, वह एक मिशन पे जा रही थी। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भी उसके पास सेना नहीं थी, सिर्फ 6-7 लोगों का छोटा दल। इतिहास का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। फरवरी 1429 जॉन और उसका छोटा समूह वॉकूलर्स निकलते हैं। गंतव्य था चिनोन। यह लगभग 300 मील्स की यात्रा थी और यह यात्रा सुरक्षित नहीं था, रास्ता सुरक्षित नहीं था। जॉन और उसके दोस्तों को बर्गंडियन और इंग्लिश नियंत्रित क्षेत्रों से गुजरना था। 11 दिन में छिपना, रात में चलना, नदियां पार करना, जंगलों से गुजरना। कल्पना कीजिए, एक किशोरी दुश्मन सैनिकों से भरे इलाके में एक राजा से मिलने जा रही है। यह सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, यह एक मानसिक यात्रा थी। फियर हर मोड़ पे था, लेकिन करेज का मतलब डर का अभाव नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जॉन ने बाद में कहा, उसे विश्वास था भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और शायद यही उसे स्थिर रखता था। जब उद्देश्य बड़ा हो तो भय छोटा लगने लगता है। मार्च 1429 जॉन चिनोन पहुंचती है। वहीं रह रहे थे चार्ल्स 7 ऑफ फ्रांस। वह अभी तक औपचारिक रूप से ताजपोशी नहीं हुए थे। वह अनिश्चित थे, कमजोर स्थिति में थे, राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से अस्थिर। और तभी एक गांव की लड़की उनसे मिलने की मांग करती है। दोस्तों, यह दृश्य लगभग अविश्वसनीय है। इतिहास कभी कभी फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह दर्ज है। मार्च 1429 में जॉन ने चार्ल्स से मुलाकात की। अब यह सबसे गहरा प्रश्न है, क्यों चार्ल्स ने उसे मिलने का मौका दिया? क्योंकि जब एक राष्ट्र निराश हो तो वह असंभव को भी सुनने को तैयार होता है। डिस्परेशन कई बार लॉजिक से अधिक शक्तिशाली होती है, और शायद चार्ल्स भी किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जॉन अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। एक किसान लड़की राजा के सामने खड़ी होने वाली थी। फेथ ने अब पावर के द्वार पर दस्तक दे दिया था। मार्च 1429 स्थान चिनोन। जॉन को अंदर लाया गया। वो सीधे आगे बढ़ी और चार्ल्स के सामने झुक गई। उसने कहा, जेंटल डॉफिन, आई एम जॉन द मेड। गॉड सेंड्स मी टू हेल्प यू। हे डॉफिन, मैं जॉन हूँ, प्रभु ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। चार्ल्स ने उसे निजी बातचीत के लिए अलग ले गया। हम उस निजी वार्ता का पूरा विवरण नहीं जानते, लेकिन बाद में
चार्ल्स ने स्वीकार किया कि जॉन ने उससे कुछ ऐसा कहा जो केवल वही जानता था। इतिहास यहाँ रहस्य बन जाता है। कभी कभी एक राष्ट्र का भविष्य दो लोगों की बंद कमरे में हुई बातचीत पर टिका होता है। लोक कथाएं कहती हैं चार्ल्स ने खुद को छिपाया और जॉन ने उसे डिवाइन गाइडेंस से पहचान लिया। ट्रायल के दौरान जॉन ने कहा था, आई वॉज टोल्ड बाई माई वॉइसेज विच वन वॉज द डॉल्फिन। मेरी आवाजों ने मुझे बताया कि डॉल्फिन कौन है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह आस्था की पहचान थी या एक राजनीतिक नाटक? इतिहास निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन यह स्पष्ट है इस घटना ने चार्ल्स के विश्वास को मजबूत किया। कभी कभी लेजिटिमेसी कागज से नहीं, विश्वास से बनती है। 1420 की ट्रीटी ऑफ ट्रोयस ने चार्ल्स को अवैध घोषित कर दिया था। अगर वो ग्रामीण किशोरी पर विश्वास करता और वह असफल होती तो उसका मजाक बनता। दरबारियों ने उसे चेतावनी थी, योर हाइनेस, यह लड़की पागल भी हो सकती है, यह लड़की भ्रमित भी हो सकती है। लेकिन चार्ल्स ने तुरंत सेना नहीं दी, उसने जांच का आदेश दिया। पावर अक्सर फेथ से डरता है, लेकिन जब पावर कमजोर हो तो वह फेथ को मौका देता है। जॉन को भेजा गया पोइटियर्स। वहां थियोलॉजियंस ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, अगर भगवान ने तुम्हें भेजा है तो कोई साइन दिखाओ। जॉन ने उत्तर दिया, मुझे पोइटियर्स चमत्कार दिखाने के लिए नहीं भेजा गया है, मुझे ओरलीन्स भेजिए, वहां मैं संकेत दिखाऊंगी जिसके लिए मुझे भगवान ने भेजा है। यह उत्तर असाधारण था। उसने चमत्कार का वादा नहीं किया, उसने एक्शन का वादा किया। फेथ जो केवल बोलता है वह कमजोर है, फेथ जो जोखिम उठाता है वही इतिहास बनाता है। पोइटियर्स के विद्वानों ने कहा, उनमें स्पष्ट हेरेसी नहीं है। यह पूर्ण समर्थन नहीं था, लेकिन अस्वीकृति भी नहीं थी। और कभी कभी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए बस इतना ही काफी होता है। अप्रैल 1429 चार्ल्स ने निर्णय लिया, जॉन को ओरलीन्स भेजा जाएगा। उसे सुप्रीम कमांड नहीं दी गई। सैन्य नेतृत्व अनुभवी जनरल्स के पास था, लेकिन उसे मोरल अथॉरिटी दी गई। कभी कभी सेना को रणनीति से अधिक विश्वास की जरूरत होती है। शायद चार्ल्स ने सोचा, यदि वो सफल होती है तो मुझे ताज मिलेगा, और यदि वो असफल होती है तो दोष उसी पर चला जाएगा। इतिहास में सत्ता और जोखिम साथ साथ चलते हैं। जॉन को आर्मर दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका बैनर, जिसके ऊपर लिखा था जीसस मैरिया। जॉन ने बाद में कहा था, मैं अपने ध्वज को अपनी तलवार से 40 गुना ज्यादा अधिक प्रेम करती हूँ। यह वाक्य उसकी आत्मा खोल देता है। वह तलवार नहीं थी, वह प्रतीक थी। तलवार शरीर को घायल करती है और प्रतीक आत्मा को जगाता है, और कभी कभी जागी हुई आत्मा सशस्त्र सेना से अधिक शक्तिशाली होती है। जब खबर फैली कि एक मेड सेना के साथ जाएगी तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ गईं। कुछ लोग बोले, दिस इज गॉड्स वर्क, यह ईश्वर का कार्य है। कुछ लोग बोले, दिस इज मैडनेस, यह पागलपन है। कुछ बोले, वी आर सो डेस्परेट दैट वी ट्रस्ट अ गर्ल। क्या हम इतने निराश हो चुके हैं कि एक लड़की पर भरोसा करें? लेकिन यही वो एक क्षण था जब एक राष्ट्र निराश हो तो वो असंभव को सुनने को तैयार हो जाता है। जॉन एक लड़की नहीं थी, वो एक संभावना थी, और संभावना निराशा से बड़ी होती है। 29 अप्रैल 1429 ओरलीन्स शहर अक्टूबर 1428 से घिरा हुआ था। इंग्लिश सेना ने बेस्टाइल्स, जो कि किलेबंद चौकियां होती हैं, बनाकर शहर की आपूर्ति काट दी थी। भूख बढ़ रही थी, डर बढ़ रहा था, आशा घट रही थी, और उसी दिन जॉन शहर में प्रवेश करती है। वो रात के एक सप्लाई कॉन्वे के साथ आई। यह डॉक्यूमेंटेड है कि वो लोरे नदी के दक्षिणी किनारे से शहर में प्रवेश की। लोगों ने उसे देखा, सफेद कवच में एक युवा लड़की। कुछ ने फुसफुसाया, इज दिस ट्रूली द मेड? क्या यही वो कन्या है? कुछ ने कहा, ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है।
उसने शहर में प्रवेश करते ही कहा कि हमें तुरंत अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फेथ अब दीवारों के भीतर पहुंच चुका था। जॉन के आने के पहले शहर में निराशा थी, अब क्यूरियोसिटी थी। फिर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी से विश्वास बनने लगा। याद रखिए, जॉन कोई सैन्य स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थी, लेकिन उसने सोल्जर से कहा, एक्ट एंड गॉड विल एक्ट। उसने डिसिप्लिन की मांग की, सैनिकों को कन्फेशन करने और पवित्र जीवन जीने को कहा। यह केवल युद्ध नहीं था, यह मोरल रिन्यूअल था। जब सैनिकों को लगे कि वे डिवाइन मिशन पर हैं, तो उनका साहस बदल जाता है। युद्ध तलवार से लड़ा जाता है, लेकिन जीत पहले मन में जन्म लेती है। ओरलीन्स में पहले से अनुभवी कमांडर्स थे, जैसे जॉन डी डिनोइस। वे प्रोफेशनल थे। उनके लिए जॉन एक अनिश्चित फैक्टर थी, एक लड़की जिसके पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं। कई बार उन्होंने उसकी सलाह को नजरअंदाज किया। जॉन ने कहा कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी छोड़कर हमें ऑफेंसिव कार्रवाई करनी चाहिए। यह बड़ा जोखिम था। कभी कभी अनुभव सावधान बनाता है और फेथ साहसी। लेकिन ओरलीन्स के कमांडर्स ने देखा, सैनिक जॉन की बात सुन रहे थे। लीडरशिप कभी कभी रैंक से नहीं, विश्वास से मिलती है। 4 मई 1429 पहला बड़ा आक्रमण सेंट लूक की बेस्टाइल पर। जॉन ने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम जानते हैं, उस दिन फ्रांसीसी सेना ने सेंट लूक पर कब्जा कर लिया। यह निर्णायक जीत नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत थी। सैनिकों ने पहली बार महीनों बाद इंग्लिश चौकी गिराई। छोटी छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास की नींव होती है। 5th and 6th में सेंट जेन ले ब्लैंक और लेस ऑगस्टिन्स। 5th में 1429 को जॉन ने अटैक का आग्रह किया। उस दिन एसेसन डे था, एक धार्मिक पर्व। उसने कहा, बिना उचित तैयारी हमला न किया जाए। 6 मई को सेंट जेन ले ब्लैंक और लेस ऑगस्टिन्स पर हमला हुआ। लेस ऑगस्टिन्स की चौकी गिर गई। इंग्लिश पीछे हटने लगे। अब बैटलफील्ड बदल रहा था। जॉन ने सोल्जर से कहा, साहस रखो, गॉड इज विथ अस। फेथ केवल प्रार्थना नहीं थी, वो आदेश बन चुकी थी। 7 मई 1429 लेस टोरिटिल्स। यह निर्णायक दिन था। इंग्लिश की सबसे मजबूत स्थिति। यह लोरे पुल की रक्षा करती थी। अगर यह गिरती तो घेरा टूट सकता था। लड़ाई तीव्र थी, घंटों चली। जॉन अग्रिम पंक्ति में थी। यह कई क्रॉनिकल्स में दर्ज है। युद्ध के दौरान जॉन को एक तीर लगा। तीर उसके कंधे और गर्दन के बीच लगा। वो पीछे हटाई गई। सैनिकों का मन डगमगाया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस लौटी। उसने अपना बैनर उठाया और सैनिकों को प्रोत्साहित किया। बाद में ट्रायल में उसने कहा था, मुझे किसी बात का भय नहीं था। उसकी वापसी ने सैनिकों को प्रेरित किया। कभी कभी एक व्यक्ति का खड़ा होना पूरी सेना को खड़ा कर देता है। 8 मई 1429 घेरा हटता है। 7 मई की रात लेस टोरिल्स गिर चुकी थी। 8 मई 1429 की सुबह इंग्लिश सेना ने घेरा हटा लिया। सीज ऑफ ओरलीन्स समाप्त हुआ। 6 महीनों से घिरा शहर मुक्त हुआ। यह 1337 से चल रहे युद्ध में फ्रांस की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल विजय थी। कई दशकों बाद लोग चर्च गए, घंटियां बजी, प्रार्थनाएं हुई। जॉन ने कहा, द विक्ट्री इज फ्रॉम द गॉड। उसने कभी श्रेय खुद नहीं लिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ओरलीन्स की जीत ने 3 चीजें बदल दी। पहला, यह सिद्ध हो गया कि इंग्लिश अजेय नहीं है। दूसरा, चार्ल्स सेवन की वैधता की आशा मिली। और तीसरा, फ्रांसीसी सेना का आत्मविश्वास लौटा। लेकिन इससे भी गहरा परिवर्तन हुआ। एक राष्ट्र जिसने 92 इयर्स हार झेली थी, उसने पहली बार फिर से विश्वास किया। ओरलीन्स ने सिर्फ शहर नहीं बचाया, उसने नैरेटिव बदला। और इतिहास अक्सर नैरेटिव से बदलता है। कभी कभी युद्ध हथियारों से नहीं, विश्वास से जीते जाते हैं।
और मई 1429 में एक किसान की लड़की ने फ्रांस को याद दिलाया कि पराजय स्थायी नहीं होती। फेथ बैटलफील्ड पर उतर चुका था। ओरलिन्स की जीत के बाद फ्रांसीसी सेना रुकी नहीं। अब लक्ष्य था लोरे नदी के किनारे मौजूद इंग्लिश ठिकानों को हटाना। इसे इतिहास में कहा जाता है लोरे कैंपेन। जॉन अब सिर्फ प्रतीक नहीं थी, वो बैटलफील्ड पर उपस्थित थी। उसने डॉफिन से कहा, अब समय है आगे बढ़ने का। We must go forward boldly। यह रणनीति स्पष्ट थी। अगर लोरे एरिया सुरक्षित हो जाए तो रेम्स तक का रास्ता खुल सकता है। कभी कभी जीत केवल रक्षा से नहीं मिलती, कभी कभी साहस आगे बढ़ने में होता है। 12 जून 1429 बैटल ऑफ जार्गियो। यह शहर इंग्लिश नियंत्रण में था। 12 जून को हमला शुरू हुआ। जॉन सबसे आगे थी। लड़ाई तीव्र थी। कहा जाता है जॉन ने सैनिकों से कहा, डरो मत, द विक्ट्री विल बी आवर्स। जार्गियो गिर गया। इंग्लिश कमांडर विलियम डे ला पोल पकड़ा गया। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह मोमेंटम था। जब लगातार जीत मिलती है तो इतिहास की दिशा बदलती है। 15 जून 1429 बैटल ऑफ म्यूंग शोर लोएरे। फ्रांसीसी सेना ने यहां पुल और किले पर कब्जा किया। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। नदी पार करना आसान हुआ। जॉन यहां पर भी थी, लेकिन सैन्य संचालन पेशेवर कमांडर्स द्वारा किया जा रहा था। यह समझना जरूरी है कि जॉन अकेले सेनापति नहीं थी, वो प्रेरणा का केंद्र थी। कभी कभी सेना को रणनीति चलाती है, लेकिन आत्मा दिशा देती है। 16 and 17 जून 1429 बैटल ऑफ ब्यूगेंशी। 1670 जून को ब्यूगेंशी पर हमला हुआ। इंग्लिश सेना पीछे हटने लगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। फ्रांसीसी सेना में अनुभवी कमांडर ला हायर और अन्य नोबल्स सक्रिय थे। अब यह केवल जॉन की कहानी नहीं थी, यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण बन चुका था। कभी कभी एक व्यक्ति शुरुआत करता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो सामूहिक होता है। 18 जून 1429 बैटल ऑफ पटे। यह निर्णायक मोड़ था। इंग्लिश लॉन्ग बोमेन, जिन्होंने कृषि और अगिनकोट में फ्रांस को हराया था, अब तैयार होने से पहले ही घिर गए। फ्रांसीसी कैवेलरी ने तेज हमला किया। इंग्लिश पंक्तियां टूट गई। यह लगभग उल्टा अगिनकोट था। इंग्लिश पहली बार खुले मैदान में भारी हार झेलते हैं। यह सैन्य विजय से अधिक मनोवैज्ञानिक विजय थी। 92 वर्षों की हार का बोझ अब हल्का दिखने लगा। पटे ने साबित किया इंग्लिश अजेय नहीं है, और जब भय टूटता है तो शक्ति जन्म लेती है। अब जॉन ने आग्रह किया, डॉफिन को रीम्स जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीम्स वह स्थान था जहां फ्रांस के पारंपरिक राजाओं का अभिषेक होता था। रीम्स तक का रास्ता आसान नहीं था। कई जगह बर्गंडियन के नियंत्रण में थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई शहरों ने बिना संघर्ष के अपने द्वार खोल दिए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बदल चुका था। जब लोग देखते हैं कि इतिहास किस ओर जा रहा है, तो वे विजेता के साथ खड़े होने लगते हैं। फेथ अब पॉलिटिकल कैपिटल बन चुका था। जुलाई 1429 फ्रांसीसी सेना और डॉफिन रीम्स शहर में प्रवेश करते हैं। रीम्स का कैथेड्रल राजसी परंपरा का प्रतीक था। यह सदियों से फ्रांस के राजाओं का अभिषेक हुआ था। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह लेजिटिमेसी का सार्वजनिक प्रमाण था। कभी कभी सत्ता के लिए युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं होता, उसे सेक्रेट बनाना पड़ता है। 17 जुलाई 1429 चार्ल्स 7 का फ्रांस में आधिकारिक अभिषेक हुआ। जॉन पास में खड़ी थी अपने बैनर के साथ। उसने बाद में कहा, इट वॉज फॉर दिस दैट आई वॉज सेंट। मुझे इसी के लिए भेजा गया था। यह उसका मिशन था। ओरलिन्स जितना लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था चार्ल्स 7 को वैध रूप से राजा बनाना, और वह पूरा हुआ। जब चार्ल्स के सिर पर ताज रखा गया तो केवल एक व्यक्ति राजा नहीं बना, फ्रांस ने स्वयं को पुनः स्वीकार किया। जुलाई 1429 जॉन की प्रतिष्ठा चरम पर थी। जनता उसे ला पुशेल द मेड कहती थी।
नए राजा उसके प्रति कृतज्ञ थे, सेना उसे सम्मान देती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरा सच है, इतिहास में शिखर अस्थायी नहीं होते। जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से ऊपर उठता है तो राजनीति उसे धीरे धीरे अलग करने लगती है। जॉन ने अपना उद्देश्य तो पूरा कर लिया था, लेकिन अब सवाल यह था, क्या राजा वही साहस दिखाएगा जो एक किसान लड़की ने दिखाया? कभी कभी जो लोग सत्ता दिलाते हैं उन्हें सत्ता के पास जगह नहीं मिलती। रेम्स में जॉन विजेता थी, लेकिन इतिहास के अगले अध्याय में वो काफी अकेली होगी। दोस्तों सोचिए, एक गांव की लड़की, न ताज न ताकत, सिर्फ अटूट फेथ। उसने ओरलीन्स बचाया, उसने एक डॉल्फिन को किंग बनवाया। रेम्स में जब ताज रखा गया तो लगा जैसे किस्मत ही बदल गई। लेकिन इतिहास में जीत स्थायी नहीं होती, और ना ही लोगों की वफादारी। जिसे उसने क्राउन दिलाया वही किंग खामोश हो गया। और याद रखिए, साइलेंस ही सबसे बड़ा बिट्रायल होता है। जॉन दुश्मनों की तलवार से नहीं गिरेगी, वो गिरेगी पॉलिटिक्स के फैसलों से। यह कहानी अंधेरी होने वाली है, बहुत अंधेरी। दर्द होगा, अन्याय होगा, और ऐसा पल आएगा जब लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन यही अंधेरा सबसे बड़ी रोशनी की नींव रखता है, क्योंकि कुछ कहानियां गिरने के बाद खत्म नहीं होती, वो लीजेंड बन जाती हैं। अगला अध्याय आसान नहीं होगा, वो होगा बहुत ज्यादा दर्दनाक, लेकिन वो प्रेरणा से भरा हुआ होगा। दोस्तों, हिस्ट्री की कहानियां सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम उसे पढ़ें या सुने, वो इसलिए होती है कि उनसे घटे सारे घटनाओं से हम कुछ सीखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय में। 17 जुलाई 1429 को रेम्स में अभिषेक हो चुका था। चार्ल्स सेवंस ऑफ फ्रांस अब औपचारिक रूप से राजा थे। जॉन का उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन उसके लिए मिशन खत्म नहीं हुआ था। वो चाहती थी पेरिस को तुरंत वापस लिया जाए, इंग्लिश और बर्गंडियन के प्रभाव को समाप्त किया जाए। लेकिन दरबार अब सावधान हो गया था। कुछ सलाहकारों ने कहा, अब बहुत जोखिम मत लो, राजा को सुरक्षित रहना चाहिए। यही से मतभेद शुरू हुए। जॉन तेज थी, दरबार धीमा था। फेथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन राजनीति समझौता करना चाहती थी। और कभी कभी विजय के बाद साहस कम हो जाता है। सितंबर 1429, पेरिस उस समय बर्गंडियन के नियंत्रण में था। 8 सितंबर 1429 को हमला शुरू हुआ। लड़ाई कठिन थी। जॉन आगे थी, उसे क्रॉसबो बोल्ट लगा उसकी जांघ में। वो घायल हो गई, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार किया। उसने कहा, डोंट रिट्रीट, वी शैल टेक इट। पीछे मत हटो, हम इसे जीत लेंगे। लेकिन उस दिन विजय नहीं मिली। राजा ने पीछे हटने का आदेश दिया। जॉन निराश थी। यह पहली बड़ी असफलता थी रेम्स के बाद। और कभी कभी डेस्टिनी रुक जाती है और यहीं से टूटन शुरू होती है। रेम्स के बाद चार्ल्स अधिक सावधान हो गए। उन्होंने बर्गेंडी के साथ निगोसिएशन शुरू की। वो स्थिरता चाहते थे, जोखिम नहीं। जॉन एक्शन चाहती थी, दरबार कंप्रोमाइज चाहता था। यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या राजा वही साहस रखता है जो उसे ताज तक पहुंचाने वाले ने दिखाया? पावर का स्वभाव अलग होता है, वो स्थायित्व चाहता है। जॉन परिवर्तन चाहती थी, और धीरे धीरे राजा उससे दूरी बनाने लगे। बर्गंडी उस समय अंग्रेजों के साथ गठबंधन में था। बर्गंडियंस राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे। वे जॉन को खतरनाक मानने लगे थे, क्योंकि वह केवल सेना नहीं थी, वो एक सिंबल बन चुकी थी। और सिंबल आइडियोलॉजी को जगाता है, और आइडियोलॉजी सत्ता को अस्थिर करती है। बर्गेंडी और इंग्लैंड दोनों समझ चुके थे कि जॉन को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1429 के अंत तक जॉन की भूमिका सीमित होने लगी। उसे छोटे अभियानों पर भेजा गया। राजा अब उसे मुख्य निर्णयों में शामिल नहीं कर रहे थे। यह धीमा अलगाव था। कोई घोषणा नहीं हुई, बस अवसर कम होते गए। और जब राजनीति असहज होती है तो वो सीधे टकराती नहीं, वो धीरे धीरे किनारे कर देती है।
जॉन के लिए समय कठिन था। वह मिशन से पीछे नहीं हटना चाहती थी, लेकिन दरबार पूरी तरीके से पीछे हट चुका था। मई 1430 कैंपेन। जॉन ने कैंपेन की रक्षा के लिए खुद को प्रस्तुत किया। यह शहर बर्गेंडियन के सेना से घिरा हुआ था। 23 मई 1430 जॉन ने अचानक हमले में भाग लिया, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। फ्रांसीसी सेना शहर के दीवारों के भीतर लौट रही थी और जॉन वो पीछे रह गई। शहर के द्वार बंद हो गए। यह एक बहुत ही दुख भरा मोमेंट था। क्या द्वार जल्दी बंद हुए? क्या यह रणनीतिक गलती थी? इतिहास पूरी स्पष्टता नहीं देता, लेकिन यह फैक्ट है कि उस दिन जॉन पकड़ी गई। 23 मई 1430 को जॉन को बर्गेंडियन सैनिकों ने पकड़ लिया। उसे घोड़ी से गिराया गया, उसे घेर लिया गया। उसने प्रतिरोध किया, लेकिन वो अकेली थी। दोस्तों, जरा सोचिए, 1 वर्ष पहले जॉन पूरे फ्रांस की आशा थी और अब वह एक बंदी थी। कभी कभी इतिहास की गति निर्दयी होती है। 1 साल में वह एक किसान लड़की से राष्ट्रीय नायिका बनी और वह एक बंदी हो गई। बर्गेंडियन ने जॉन को तुरंत नहीं मारा, उन्होंने उसे कैद में रखा। फिर नवंबर 1430 में उसने अंग्रेजों को सौंप दिया, लगभग 10,000 लिवियर्स के बदले। वह युद्धबंदी नहीं मानी गई, उसे धार्मिक अदालत में पेश किया जाना था। क्यों? क्योंकि उसे सैनिक की तरह मारना पर्याप्त नहीं था, उसे बदनाम करना जरूरी था, क्योंकि सिंबल को मारने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है। और अब जॉन की अगली लड़ाई तलवार से नहीं, शब्दों से होगी। जॉन बैटलफील्ड हार चुकी थी, लेकिन इतिहास में कुछ हारें अंत नहीं होती, वे अगली अमरता की शुरुआत होती है। और यही इस कहानी को बहुत जरूरी बना देती है। 1431 स्थान रोइन। जॉन अब एक युद्धबंदी नहीं थी, वो राजनीतिक खतरा थी। उसे चर्च की जेल में नहीं रखा गया, बल्कि अंग्रेज सैनिकों की निगरानी में एक सैन्य टावर में कैद किया गया। वो जंजीरों में थी, रात को भी। उसके पैरों में बेड़ियां थीं, कभी कभी उसे लकड़ी के बीम से बांधा जाता था। 1 साल पहले वह घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रही थी, अब वह एक छोटे अंधेरे कमरे में बैठी थी। यहां से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा, क्योंकि साहस का सबसे कठिन रूप भीड़ के सामने नहीं, अकेलेपन में होता है। उसके पहरेदार अंग्रेज सैनिक थे, वे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे उकसाते थे। वह एक किशोरी थी, फिर भी वो झुकी नहीं। कभी कभी मनुष्य को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे अकेला कर देना, लेकिन कुछ आत्माएं अकेलेपन में और स्पष्ट हो जाती हैं। जनवरी 1431 मुकदमा शुरू हुआ। यह मुकदमा चर्च के नाम पर था, लेकिन इसके पीछे खड़ा था इंग्लैंड। मुख्य न्यायाधीश पियरे कॉशन, वो अंग्रेज समर्थक थे। इंग्लिश चाहते थे जॉन को हेरेटिक घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो विधर्मी सिद्ध हो जाती तो उसका पूरा मिशन झूठ सिद्ध हो जाता। अगर उसका मिशन झूठ होता तो चार्ल्स 7 की ताजपोशी भी संदिग्ध हो जाती। यह सिर्फ एक लड़की का मुकदमा नहीं था, यह नैरेटिव का मुकदमा था। और कभी कभी सत्ता शरीर को मारने से पहले कहानी मारती है। उस पर आरोप लगाए गए। पहला, उसने झूठा दावा किया कि ईश्वर उसे बात करते हैं, और दूसरा, उसने चर्च की अथॉरिटी को अस्वीकार किया, और तीसरा, उसने पुरुषों के वस्त्र पहने। अब सोचिए, उसने पुरुषों के कपड़े पहने क्योंकि वह सैनिकों के बीच रहती थी, क्योंकि जेल में उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन अदालत ने इसे प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध घोषित किया। क्या सत्य कपड़ों से बदल जाता है? क्या पवित्रता बाहरी रूप से तय होती है? उसके वस्त्र उसके लिए ढाल थे, अदालत के लिए वो अपराध थे। और कभी कभी जो आपको बचाता है उसी को अपराध बना दिया जाता है। मुकदमा कई हफ्तों तक चला। उसे जाल में फंसाने के लिए कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए। एक दिन उससे पूछा गया, क्या तुम ईश्वर की कृपा में हो? यह एक कानूनी जाल था। अगर वो कहती हाँ तो उसे घमंडी कहा जाता, और अगर वो कहती ना तो उसे दोषी माना जाता। जॉन ने उत्तर दिया, यदि मैं नहीं हूं तो ईश्वर मुझे वहां पहुंचा दे,
और यदि मैं हूं तो ईश्वर मुझे वहां बनाए रखे। यह उत्तर इतिहास में दर्ज है। एक अशिक्षित लड़की और इतनी संतुलित बुद्धि। यहाँ फिलॉसफी बोलता है, सच्चा विश्वास अहंकार नहीं करता, वो विनम्रता में शक्ति ढूंढता है। एक और प्रश्न पूछा गया, क्या तुम स्वयं को चर्च के अधीन करोगी? लेकिन जॉन ने कहा, मैं चर्च से प्रेम करती हूँ, लेकिन पहले मुझे ईश्वर की आज्ञा माननी है। यह वाक्य सरल था लेकिन खतरनाक, क्योंकि सत्ता कभी नहीं चाहती कि कोई अथॉरिटी से ऊपर कंसियंस को रखे। और यहीं से संघर्ष स्पष्ट हो गया। यह विधर्म का मुकदमा नहीं था, यह अंतरात्मा बनाम संस्था का मुकदमा था। जॉन की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं थी कि उसने युद्ध जीता, उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि उसने भय के सामने सत्य नहीं छोड़ा। उससे बार बार पूछा गया, क्या उसकी आवाजें सच थीं? वो बार बार बोली हाँ। उसे समझाया गया, मान लो कि तुम गलत थी, लेकिन उसने कहा, जो मैंने कहा है वही कहा है और मैंने सच कहा है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य को मारना आसान है लेकिन उसे झुकाना कठिन, और जॉन झुकी नहीं। मई 1431, महीनों की पूछताछ के बाद अदालत थक चुकी थी, लेकिन उससे अधिक जॉन थक चुकी थी। उसे बार बार धमकाया गया कि तुम्हें जला दिया जाएगा। उसे एग्जीक्यूशन ग्राउंड दिखाया गया, लकड़ी का ढेर, खंभा, आग की तैयारी। एक 19 साल की लड़की जिसने युद्ध भूमि पर घाव झेले थे, लेकिन अब वो अकेली थी, बिना सेना, बिना मित्र। उसे कहा गया, अगर तुम अपने कथनों से पीछे हट जाओ तो तुम्हें जीवन मिलेगा। यहाँ प्रश्न केवल विश्वास का नहीं था, यह भय का था। कभी कभी साहस का अर्थ मृत्यु स्वीकार करना नहीं, बल्कि मृत्यु की कल्पना से गुजरना होता है। 24 मई 1431, जॉन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसे कहा गया एब्जुरेशन। उसने स्वीकार किया कि उसने गलतियां की। उसने स्वीकार किया कि वो चर्च के अधीन है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यह निर्णय स्वतंत्र नहीं था, यह निर्णय भय की छाया में था। ट्रायल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जॉन बहुत डरी हुई थी। और यहाँ एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठता है, क्या भय में लिया गया निर्णय आत्मा का निर्णय होता है? क्या जब मनुष्य जलने के डर से कुछ लिख दे तो क्या उसका विश्वास बदल जाता है? उस दिन आग नहीं जली, लेकिन जॉन के भीतर कुछ टूट गया और शायद कुछ और स्पष्ट हो गया। एब्जुरेशन के बाद जॉन को आजीवन कारावास की सजा दी जानी थी। उसे महिला जेल में भेजा जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे फिर भी अंग्रेज सैनिकों की निगरानी में रखा गया। कुछ दिनों बाद वो फिर पुरुष वस्त्रों में पाई गई। अदालत ने तुरंत आरोप लगाया, ये रिलैप्स है, मतलब उसने फिर अपने पुराने दावों पर लौटकर वही पुराना अपराध दोहराया। लेकिन जॉन ने कारण बताया। उसने कहा उसे पुरुष वस्त्र इसलिए पहनने पड़े क्योंकि सैनिक उसे परेशान कर रहे थे। ये वस्त्र उसकी सुरक्षा थे। उससे पूछा गया, तुमने फिर पुरुषों के कपड़े क्यों पहने? उसने उत्तर दिया, मेरे लिए इस प्रकार के कपड़े पहनना अधिक उचित और सुरक्षित है इस जेल में। और फिर उसने कहा उसने एब्जुरेशन दबाव में की थी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी आवाजों को फिर सुना। मेरी आवाजों ने मुझे बताया कि मैंने उन्हें नकार कर गलत किया है। यहाँ से सब स्पष्ट हो गया। अब अदालत को केवल बहाना चाहिए था। रिलैप्स का अर्थ था वो दोबारा विधर्मी है, और चर्च के नियमों के अनुसार रिलैप्स्ड हेरेटिक के लिए सिर्फ एक ही दंड था, और वो दंड था मृत्यु। कभी कभी सत्ता मनुष्य को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो टूटने से इनकार कर दे तो उसे समाप्त कर देती है। जॉन ने जीवन चुन सकती थी अगर वो अपनी आवाजों से हमेशा के लिए मुकर जाती, लेकिन उसने सत्य चुना, और कभी कभी सत्य जीवन से अधिक भारी होता है। 30 मई 1431, सुबह ठंडी थी लेकिन हवा भारी थी। 19 वर्ष की एक लड़की अपने कोठरी से बाहर लाई गई। उसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। 1 वर्ष पहले वो घोड़े पे बैठी हुई थी, झंडा थामे हुए, एक राष्ट्र को आशा देती हुई, लेकिन आज उसके हाथ बंधे हुए थे। इतिहास कभी कभी बहुत तेजी से बदलता है।
उसे बाजार चौक में लाया गया। लकड़ियों का ढेर तैयार था, बीच में ऊंचा खंभा, भीड़ जमा थी, कुछ जिज्ञासु, कुछ भयभीत, कुछ मौन। उसे अंतिम उपदेश सुनाया गया। वह रोई, हाँ वो रोई, क्योंकि वो इंसान थी। क्योंकि साहस का अर्थ आंसू ना होना नहीं है, साहस का अर्थ है आंसू के बावजूद खड़ा रहना। उसने कहा उसे एक क्रूस दिया जाए। वह अंग्रेज सैनिक ने 2 लकड़ियां जोड़कर छोटा क्रूस बनाया। वो उसे अपने छाती से लगाकर खड़ी रही। यह दृश्य युद्ध से बड़ा था। वो तलवार नहीं मांग रही थी, वो प्रार्थना मांग रही थी। जब दुनिया आपको अपराधी कहे और आप फिर भी अपने विश्वास को पकड़कर खड़े रहें, तो वहीं से अमरता शुरू होती है। आग जलाई गई, धुआं उठने लगा और उसने पुकारा, यीशु यीशु। कहा जाता है वो जीसस क्राइस्ट का बार बार नाम दोहराती रही, जैसे कोई बच्चा अपने अंतिम क्षण में अपनी माँ को पुकारता है। धीरे धीरे उसकी आवाज धुएं में खो गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं। आग शरीर को जला सकती है, लेकिन अंतरात्मा को नहीं। आग सत्ता का हथियार है, लेकिन सत्य का नहीं। भीड़ स्तब्ध थी, कुछ रो रहे थे, कुछ नीचे देख रहे थे। एक अंग्रेज सैनिक बोला, वी आर लॉस्ट, वी हैव बर्न्ड अ सेंट। हम हार गए, हमने एक संत को जला दिया यहाँ पर। कभी कभी मनुष्य सत्य को तभी पहचानता है जब वो राख बन चुका होता है। उसके राख को 2 बार फिर जलाया गया ताकि कोई अवशेष बचा न रहे। फिर राख को नदी में फेंक दिया गया। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कुछ भी ना बचे। लेकिन इतिहास, दोस्तों, इतिहास मिटाने से नहीं मिटता। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उस दिन 3 चीजें हुई। एक शरीर जला, एक अन्याय हुआ और एक कथा जन्मी। जॉन युद्ध में नहीं मरी, वो अदालत में नहीं हारी। वो उस क्षण अमर हुई जब उसने भय के सामने झुकने से इनकार किया, क्योंकि अंत में मनुष्य को उसके जीत से नहीं याद रखा जाता, उसे उसके चुनाव से याद रखा जाता है। जॉन जीवन चुन सकती थी यदि वो अपने विश्वास से मुकर जाती, लेकिन उसने सत्य चुना। और कभी कभी, दोस्तों, कभी कभी सत्य की कीमत जीवन होती है। जब आग बुझ गई तो चौक में राख थी, लेकिन उस राख से एक राष्ट्र ने साहस सीखा। एक लड़की जिसने कभी सिंहासन नहीं चाहा, वो सिंहासन से कई गुना बड़ी बन गई, क्योंकि ताज सिर पर टिकता है, लेकिन विश्वास हृदय में। और हृदय में जन्मी चीजें आग से नहीं मरती। 30 मई 1431 को उन्होंने सोचा कि उन्होंने जॉन को समाप्त कर दिया, लेकिन उस दिन वो कहानी बन गई। और कुछ कहानियां समय से नहीं हारती, उस समय को बदल देती हैं। 30 मई 1431 के बाद 25 वर्ष बीत गए। फ्रांस बदल चुका था। चार्ल्स 7 ऑफ फ्रांस अब कमजोर डॉफिन नहीं थे, वह स्थापित राजा थे। इंग्लैंड का प्रभाव कम हो चुका था, राजनीतिक स्थिति मजबूत थी। और अब राजा ने उस मुकदमे की पुनः जांच का आदेश दिया जिसने कभी उसे ताज से जोड़ा था। 1455 और 1456 में नया ट्रायल शुरू हुआ। फाइलें खोली गईं, गवाह बुलाए गए, जैसे सैनिक, गांव वाले, वो लोग जिन्होंने उसे बचपन से जाना था। उन्होंने कहा जॉन धर्मनिष्ठ थी, वो पवित्र थी, वो साहसी थी। और फिर 1456 में निर्णय आया कि 1431 का मुकदमा अन्यायपूर्ण था, वो अवैध था, वो राजनीतिक दबाव में था। जॉन निर्दोष थी। कल्पना कीजिए उस क्षण को जिसे हेरेटिक कहा गया था, उसे निर्दोष साबित किया गया, और तब साबित किया जब वो इस संसार में नहीं थी। यहाँ एक गहरा प्रश्न है दोस्तों, क्या न्याय देर से मिला न्याय सच्चा न्याय होता है? 1456 में अदालत ने उसकी प्रतिष्ठा लौटाई, लेकिन उसकी जान नहीं लौटा सकती थी। फिर भी सत्य देर से ही सही, लेकिन सत्य लौटा। कभी कभी इतिहास चुप रहता है, लेकिन वो भूलता नहीं। सदियां बीत गई, राजा बदले, क्रांतियां हुई, फ्रांस ने गणतंत्र देखा, लेकिन जॉन की कथा जीवित रही। 1920 में रोमन कैथोलिक चर्च ने आधिकारिक रूप से जॉन ऑफ आर्क को संत घोषित किया।
वह जो 1431 में जलाई गई थी, अब चर्च की वेदी पर स्थान पा चुकी थी। इतिहास का यह विरोधाभास नहीं, यह समय का संतुलन है। जिसे कभी विधर्मी कहा गया, वह अब पवित्र मानी गई। सदियों का अंतराल क्यों? क्योंकि समाज को समझने में समय लगता है कि साहस और विद्रोह में फर्क होता है। जॉन विद्रोही नहीं थी, वो आज्ञाकारी थी अपनी अंतरात्मा के प्रति। और शायद संत वही होता है जो भय से बड़ा हो जाए। आज जॉन केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, वो आस्था का प्रतीक है, वो साहस का चिगड़ा है, राजनीति का भी उपकरण है। विभिन्न युगों ने उसे अपने अनुसार देखा। राजाओं ने उसे वैधता का प्रतीक बनाया, क्रांतिकारियों ने उसे जनशक्ति का प्रतीक बनाया और धार्मिक लोगों ने उसे पवित्रता का प्रतीक बनाया। लेकिन शायद इन सब से पहले वह एक किशोरी थी। वो एक 17 साल की लड़की थी, एक लड़की जिसने अपने भीतर की आवाज सुनी और उसे दुनिया के सामने दोहराने का साहस किया। और यही चीज उसे सबसे अलग करता है, और यही चीज उसे अमर बनाता है, क्योंकि मिथ कल्पना से बनते हैं और सिंबल, जिसे हम प्रतीक भी कहते हैं, उसे सत्य से बनता है। जॉन की कहानी इसलिए जीवित है क्योंकि वह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, वो कॉन्शियंस की कहानी है, वो इंटेलेक्चुअल जाइंट की कहानी है, वो सबकी कहानी है जो अपनी जिंदगी को एक अच्छे दृष्टिकोण से अपने सिद्धांतों पर जीना चाहते हैं। अब मैं इस कहानी को खत्म करूं। दोस्तों, इतिहास में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सत्ता के साथ खड़े होते हैं, दूसरे जो सत्ता के खिलाफ खड़े होते हैं, और तीसरे जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, चाहे सत्ता कोई भी हो। जॉन तीसरे प्रकार की थी। उसने सिंहासन की सेवा की, लेकिन उससे बंधी नहीं रही। उसने चर्च से प्रेम किया, लेकिन अंतरात्मा को ऊपर रखा। उसने मृत्यु देखी, लेकिन भय को अंतिम निर्णय नहीं बढ़ने दिया। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग जीते हुए भी भुला दिए जाते हैं और कुछ जलकर भी अमर हो जाते हैं। जॉन का शरीर 1431 में जला, उसकी प्रतिष्ठा 1456 में लौटी और उसकी पवित्रता 1920 में घोषित हुई। लेकिन उसकी अमरता वो उसी दिन जन्मी थी जब उसने पहली बार कहा था, मुझे जाना होगा। धन्यवाद।